इमरती ने अपनी सरकार पर साधा निशाना। कि महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी एक बार सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी प्लेट बने वो सच्ची बने। पहले कह चुकी हैं कलेक्टर जिताएंगे चुनाव। और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुँचे बैठी रहेगी, वो पे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर बिना चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। जाति के नाम पर भी डबरा में मांग रही हैं वोट। ये रावत जी बैठे हैं, सब बैठे, गुर्जर भी बैठे हैं, लेकिन ये सिर्फ ये कहेंगे जहाँ जाएंगे तहाँ पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन तहाँ जाएंगे तहाँ ये कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की मंत्री है इमरती देवी, लेकिन तुम लोग ये कहोगे कि हमारी बिरादरी की मंत्री है। देसी अंदाज में कोरोना पर भी कर चुकी हैं चोट। इमरती देवी मट्टी में पैदा भई, गोबर में पैदा भई, इतने कर्रे कीटाणु है कि कोरोना के आसपास नहीं जा पाएंगे, वो तो जितने जबरदस्ती लगाए हम। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का यही देसी अंदाज उनको अपने समकालीन नेताओं से अलग बनाता है। उपचुनाव के चक्रव्यूह में फंसी इमरती देवी प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। सरल सहज मानी जाने वाली इमरती देवी का देशज अंदाज हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है। उनके अंदर डर और झिझक का तो नामो निशान नजर नहीं आता। कई बार उनका यही बेबाक अंदाज उनके बयानों में झलक जाता है और इमरती की मिठास विवादों की कड़वाहट का रूप ले लेती है। विवाद के बाद शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का सियासी दौर। ये हताशा है, निराशा है। इमरती देवी जी का बयान कुछ इसी और इशारा भी कर रहा है। इमरती देवी जी एक तो जाति के नाम पर वोट मांगती हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। ये बहुत ही बुरी चीज है, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर हो रही है तो ये निंदनीय है। और उसके साथ साथ उन्होंने पोल भी खोल दी है इमरती देवी जी। एक तो इमरती जी भली और भोली महिला हैं, इसलिए कई बार जो भले और भोले लोग होते हैं बहुत सोच समझ के कोई बात नहीं करते, तो इसलिए उसका अर्थ इतना ही समझना चाहिए कि उन्होंने मौज मस्ती में कोई बात कह दी। दूसरा, कांग्रेस इस समय एक षड्यंत्र कर रही है, कुछ फर्जी वीडियो चला रही है और हम उसकी शिकायत भी करेंगे। कांग्रेस सरकार गिराने में अहम कड़ी रही इमरती देवी खाटी सिंधिया समर्थक मानी जाती हैं। इनके इशारे पर पाला बदलने वाली इमरती देवी प्रदेश की सियासत में जाना माना चेहरा है। डबरा में उम्मीदों का उपचुनाव लड़ रही इमरती देवी लगातार मैदान में दमखम दिखा रही हैं। उनके वीडियो और बयान विवादों में घिर रहे हैं, लेकिन इमरती हैं कि मानती नहीं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इमरती हैं कि मानती नहीं। राजनीति में हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, नहीं तो वो शेर है कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। लेकिन कुछ राजनीति में आने वाले शख्स ऐसे होते हैं जो होते बहुत समझदार हैं, लेकिन उनके बयान, उनके स्टेटमेंट, उनके वक्तव्य एक बहुत अलग ही अंदाज रखते हैं। आपको लगेगा कि ये तो विशुद्ध रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, लेकिन आप जैसे जैसे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके कृतित्व का मूल्यांकन करते चलेंगे तो आप पाएंगे कि इसके भीतर तो एक गहरी समझ है। इमरती देवी के बारे में अगर मैं कहूं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी भाषा में बुंदेली टनक है, क्योंकि वो जिस रीजन से आती हैं उसके आसपास का इलाका, ये कहा जाता है कि वो एक तरह से बुंदेली का दरवाज़ा है, दतिया और उसके आसपास का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो और जब आपने बहुत संघर्ष किया होता है और आप समाज के वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करते हो, तो बहुत सारी लाग लपेट की बातें आपके करियर के आरंभ में जब आप किसी बड़े पद तक पहुंचते हैं तो शायद नहीं होती हैं। लालू प्रसाद यादव भी मुझे याद आते हैं, जिनका एक ख़ास अंदाज़ आप और हम न कभी भूले हैं न कभी भूलेंगे। इमरती देवी जब ये कहती हैं कि नारियल, गलत नारियल मत फोड़ना, अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि नारियल सही फोड़ना, यानी अगर कोई काम आप नारियल फोड़ने के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक करें आप। कलेक्टर हमारे साथ हैं,
और तमाम जो उनकी बातें हैं। लेकिन राजनीति में ये चीज़ें विपक्ष को मौका दे देती हैं, क्योंकि वो इसको अवसर में बदलने की कोशिश करता है। तो बोलना सोच समझ कर चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन राजनीति का आनंद भी खत्म हो जाएगा अगर राजनीति में हर आदमी बहुत तोल मोल कर बोलना शुरू कर देगा। तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी कि कहीं कुछ मिर्च मसाला हम जैसे मीडिया में बैठे चैनल्स के लिए और अखबारों के लिए क्या मिलेगा फिर। यह आपके व्यक्तित्व की रंगत है जो चुनाव के इस मौसम में आपके हमारे चेहरे पर हंसी ले आती है, मुस्कुराहट ले आती है, और ये भी बताती है कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत और शक्ति क्या है। विपक्ष इसको अपने नज़रिए से भी देखता है, मीडिया भी अपने नज़रिए से देखता है, और उसका स्वागत है। स्वतंत्रता है एक लोकतांत्रिक देश में। सबको मिलिए उन मेहमानों से जो आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल जी, युवा नेता और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है रजनीश जी। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, जो रीवा से जुड़ रहे हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के और पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी के साथ रहेंगे हमारे साथ। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, किस तरह देखें हम कि इमरती जी हैं कि मानती नहीं, किस तरह देखते हैं आप इस उनके अब तक के बयानों की श्रृंखला को? और विपक्ष को तो मौका मिलता है, लेकिन चुनावी माहौल में मैं ये भी देख रहा हूं कि इससे बड़ी रंगत भी आ जाती। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हम तो ये कह सकते हैं कि इमरती जी का जो है कोई दोहरा चरित्र नहीं है राजनीति में। जो वो बात जो करती हैं वो बहुत ही व्यवहारिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो जिस बेबाकी से कह देती हैं उसे स्वीकार करना दूसरे राजनेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है। यदि वो थोड़ा सा कूटनीतिक होती, चालाकी भरा होता, तो शायद वो इस तरह की बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कहती। वो जिस इलाके से आती हैं वो ग्रामीण इलाका है, और वहाँ जो है कई बार लोगों को समझाने के लिहाज से, जब आप इंटरेक्शन 1-to-1 टॉक जैसे होता है ना, तो जो कई बार समझाने के लिहाज से कह देते हैं, गांव वालों के बीच में कह देते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए आप कह देते हैं अपने वोटर के लिए, तो वो बातचीत वो करती हैं। जैसे आप ये नरियल वाला जो बयान है, ये मतलब यथार्थ है। यदि कोई राजनेता इस बात को सरेआम कहे कि मेरे क्षेत्र में इस तरह का वो भावनात्मक मामला नहीं चलेगा कि आज आपने नारियल फोड़ दिया, कोई वादा कर दिया और बाद में वादा खिलाफी कर दी। इतना दबंग नेता को होना चाहिए, और या अपने क्षेत्र की जनता के लिए इतना प्रतिबद्ध होना चाहिए कि सार्वजनिक तौर पर आप इस चीज को कह सकें कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो कि मेरे क्षेत्र में जो वादा किया उसे पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा कम लोगों में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में तो जो है इस तरह की राजनीतिक शैली हम 60-70 के दशक में देखते थे कि लोग जो है सरेआम अपनी चीज, अपनी बात को कहने का दमखम रखते थे। लेकिन अब चूंकि क्या है कि आधुनिक युग है, तो बहुत सारे वीडियो ऑडियो आ जाते हैं, तो आजकल नेता संभल के बोलते हैं। लेकिन इमरती देवी जी को ऐसा वो उनका चालाकी भरा स्वभाव नहीं है कि वो संभल कर बोले और कैमरे और मोबाइल को वो देखती रहें कि मुझे बोलना है कि नहीं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये सहजता से कही हुई बात है उनकी। और अब ये भी बड़ी मुसीबत है राजनेताओं की कि उनकी अपने ही खेमे के लोग जो हैं अपने ही गोल पोस्ट में गोल मार देते हैं। मोबाइल लेकर एक तो अपने नेता के साथ उनकी शुरुआत से लेकर अंत तक चुनाव प्रचार का खुद ही वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद उनको ये पता नहीं होता कौन सी सामग्री जारी करने लायक है, क्योंकि वो संपादक तो है नहीं किसी अखबार के या किसी मीडिया चैनल के कि ये एडिटेड होगा, ये एडिटेड वर्जन जाएगा, ये बिल्कुल न जाएगा। और ना नेता बेचारे इतने, उनको लगता है कार्यकर्ता को बुरा लग जाएगा अगर पूछ लिया तो। और इसी चक्कर में आप अपने ही नेता की प्रशंसा में तथाकथित जो वीडियो जारी करते हैं वो गले की फांस बन जाता है। तिवारी जी, सहमत तो नहीं होंगे आप इससे, और होना भी नहीं चाहिए। आखिर आप विरोधी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, युवा नेता हैं, लेकिन फिर भी एक राय बड़े मन से आपकी क्या है? जी थोड़ा मुस्कुरा भी दीजिएगा जरा। जी देखिए जी, मुस्कुरा तो मैं जितना आप चाहेंगे उतना दूंगा, जितना गुप्ता जी चाहेंगे उतना वाह दूंगा। वाह वाह। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जी। कि जैसे बोला कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं इसलिए इस तरह का व्यवहार है। देखिए, मैं खुद ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, 85% मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रामीण है जी। इसका यह मतलब नहीं है कि ग्रामीण के नाम पर हम अभद्रता करेंगे और देश में जातिवाद और धर्म के नाम पर बांटेंगे। मैं ये पहली बात तो मैं ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है शरद जी
यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। और मैं इस बात की दाद देता हूं इमरती देवी जी को कि यहां पर बताया जाता है कि शायद उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पकड़ा बेंगलोर में बैठ के 1 महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, वो काबिले तारीफ है। बीजेपी की ये नीति है कि वो धर्म के नाम पर देश को बांटती है और मध्य प्रदेश के चुनाव में अब वो जाति के नाम पर भी लोगों को बांट रही है। ये उसमें कोई भी गलत बात नहीं, वो सीधी भारतीय जनता पार्टी की नीति को आगे ले जा रही हैं। देश के टुकड़े करने की जो नीति आरएसएस बीजेपी की है, उसकी ही बात अपने भाषण में आदरणीय इमरती देवी जी कर रही हैं। जहां तक बात आई कि गलत नारियल मत फोड़िएगा, महाराज जी झूठ मत बोलिएगा और शिवराज जी आप झूठ मत बोलिएगा, कारण उसका यह है कि 15 साल में इमरती देवी जी ने शिवराज सिंह चौहान जी का झूठ बड़े करीब से देखा है, उसकी भुक्तभोगी हैं वो शिवराज। और जहां तक सिंधिया जी की बात है, सिंधिया जी की तो वो बिल्कुल कोटरी में हैं, तो सिंधिया जी ने अभी तक क्या उनको छलावा किया होगा ये बड़े अच्छे से जानती हैं, तो शायद अपना दर्द ये वो निकाल रही हैं। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं, इसमें कुछ फिर भी लौटूंगा, slip of अभी tongue दूसरा नहीं राउंड है सिद्धार्थ जी आपके पास। और जहां तक और मैं 1 मिनट दूसरा राउंड रहेगा आपके पास, पूरा मौका रहेगा आपके पास। जी रजनी जी क्या कहेंगे, आपने सुनी बात सिद्धार्थ जी की भी और उसके पहले दिनेश जी की भी। जी देखिए, मुझे लगता है कि जो दिनेश जी ने कहा उससे कुछ मिलती जुलती राय मेरी अपनी है। लोक प्रतिनिधि की जब बात हम लोकतंत्र में करते हैं तो लोक शैली, लोक संवाद और जो लोकाचार है उसके संदर्भ को हमें नहीं भूलना चाहिए। वो लोक प्रतिनिधि है ना, तो अपनी पूरे विश्वास के साथ में अपनी बात उन तक पहुंचाने का काम करेंगी, संवाद उसी शैली में करेंगी। उन्होंने क्या गलत बोल दिया? रावत साहब बैठे हैं, गुर्जर साहब बैठे हैं और आप हो और आपको इनको लगेगा कि हमारी मंत्री हैं इमरती देवी, पर आपको लगेगा आपकी जाति। तो ये आरक्षण इसीलिए, ये आरक्षण जो है ना एससी और एसटी का, इसीलिए है कि उन जातियों को गौरव की अनुभूति हो, सम्मान की अनुभूति हो कि उनका जाति का बंदा वहां बैठकर नीतिगत निर्णय लेता है, कानून बनवाता है, नीति में उसकी हिस्सेदारी होती है। इसीलिए तो आरक्षण इन विधानसभाओं का, लोकसभाओं का किया गया है और गौरव की अनुभूति होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गुर्जर और रावत, जाटा और फलाना ढिमका और इसमें लड़ाई अगर करवा, जातीय तनाव और जातीय संघर्ष पैदा किया जाता है तो सर्वथा अनुचित है, गलत है। मैं मजाक में बात शुरू हुई थी इस प्रकार की कि इस प्रकार का वीडियो हास्य व्यंग, लेकिन एक गंभीर बात है कि अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करें, जिसका जिक्र दिनेश जी ने कहा था, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो जिस प्रकार की लोकतंत्र में जनता है उसका मानस क्या है, वो क्या चाहती है। और ये हमारे प्रतिनिधि वहां के लिए नहीं है, वहां के प्रतिनिधि हमारे लिए हैं। विधानसभा से भेजे गए प्रतिनिधि नहीं है कि जाओ, ये वहां के प्रतिनिधि यहाँ हैं। तो ये समझना होगा, लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि चाहिए और लोक प्रतिनिधि लोक भाषा में आपकी अभिव्यक्ति करने वाला हो और आपके प्रति आस्था। हमारे इलाके में झूठा नहीं, क्या गलत कह दिया साहब? अगर वो वहां के प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो पूरे कमिटमेंट के साथ में और पूरी अथॉरिटी के साथ में उनको प्रस्तुत होना चाहिए। नहीं पढ़ी वो ज्यादा, नहीं पढ़ी ज्यादा, लेकिन उन्होंने लोगों को पढ़ा है, उन्होंने आंखों को पढ़ा है। उन्होंने अगर कोई संदेह पनप रहा है तो उन्होंने अपनी शैली में उस संदेह को दूर करने का जिम्मा कितनी ठेठ शैली में किया है। मुझे नहीं लगता कि अच्छे IIM में पढ़ने वाले मैनेजमेंट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के स्टूडेंट भी इस हिसाब से विश्वास आंखों में आंखें डाल के कर सकते हैं। एक भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, हालांकि आचार संहिता लागू अभी उस मामले में चूंकि कैंडिडेचर नहीं है इसलिए नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एक बिंदु पर भी नहीं है। मैंने तो बाद में वीडियो देखे सुने जब आपके यहाँ आना तो मैं तो लाजवाब था कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल अपनी आस्था लोकतंत्र में कायम कर रही है, बना रही हैं। और मुझे लगता है इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। इसी लोकाचार के दम पर हमारी जो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नाना प्रकार के विविध प्रकार रटे रटाए तमाम प्रकार के इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में विदेश से आए मतलब और जातिवाद तमाम नहीं प्रकार होता के पुते पुताए, हम भी लोकाचार से कुछ आते हैं। अंग्रेजी, कुछ यहाँ की भाषा, कुछ अभिजात्य वर्ग की भाषा और ठगने और ठगाने का काम करने लिए, बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, जनता को मूर्ख बनाने का काम। रजनी जी, आप ये कह रहे हैं क्या, आप ये कह रहे हैं क्या कि दिल की बातें भी राजनेता अगर रखते हैं तो क्या क्या बुराई है उसमें? मैं कई बार सोचता हूं कि अटल जी के भाषण अगर आज के जमाने में होते तो मुझे लगता है लाल स्याही का गोला लगा के उनको हर दिन कटघरे में खड़ा कर दिया जाता।
अगर वो भाषण सुने पुराने लोगों से अटल जी के, तो किस कदर वो मन की बात, दिल की बात दिल खोल के किया करते थे। एक नजरिया है ये जिस पर विचार जरूर होना चाहिए कि क्या नेता दिल की बात करना छोड़ दें। आप ठीक है, आप सवाल उठा सकते हैं। जी जी तिवारी साहब बोलें संक्षेप में। देखिए आप ये देखिए, इसी मानसिकता से मैंने डिबेट की शुरुआत की थी। मानसिकता ही इन्होंने बदल दी। इन्होंने आरक्षण के मायने ही बदल दिए। आरक्षण जातिवाद हटाने के लिए होता है, जातिवाद बनाने के लिए नहीं होता। और जहां तक हमारे मित्र ने बोला कि जनप्रतिनिधि की बात होती है, वो चुन करके आते हैं, तो मैं तो फिर यही कहता हूं, आपके चैनल में मैंने पहले भी कहा है कि ये चुनाव आखिर हो क्यों रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जनता के वोट की अगर कीमत होती तो ये चुनाव ही नहीं हो रहे होते। जनता के वोट को तो नेस्तनाबूद कर खरीद लिया पैसों से। ये विधायक सारे बिक गए, इमरती देवी जी जैसे। इस कारण से चुनाव हो रहा है। अब आई बात इसमें, आपने एक बात की थी कि इमरती देवी जी ने बोला कि कलेक्टर हमें चुनाव जिता देंगे। भाई वो दिल का दर्द बता रही हैं। वो 15 साल में जो उन्होंने जिस तरह देखा है कि शिवराज सिंह चौहान जी कलेक्टरों से चुनाव जीतते थे, हमारे जिले में भी हमने देखा है, तो अपने उनके दिल का दर्द छलक गया और अब वो प्रसन्न इतनी है कि भाई अब मुझे तो जाने की जरूरत नहीं जनता के पास, अब कलेक्टर ही मेरे लिए चुनाव लड़ेंगे। तो वो अपने वो दिल की बात कह रही हैं। और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है, मैंने तो शुरुआत ही इससे की कि इमरती देवी जी तो बहुत शार्प हैं। भारतीय जनता पार्टी की विभाजन जो करने की जो नीति है, उन्होंने 15-20 दिन होटल में रह के ही सीख ली। उनको तो ऐसा लगा कोई रिफ्रेशर कोर्स उन्होंने कर लिया। चलिए मैं आता हूं, लेकिन सिद्धार्थ जी, मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही समझदार और संजीदा राजनेता हैं और रजनीश जी के लिए भी मेरी यही भावना है। लेकिन लोकतंत्र के लिए ठीक है, कोई राजनेता अपना परसेप्शन रखता है, लेकिन कलेक्टर चुनाव जिताते हैं तो मुझे लगता है अगला कलेक्टर प्रधानमंत्री ही होगा या फिर कलेक्टर कैबिनेट ही शुरू हो जाएगा फिर। ये ठीक है, ये आरोप लगते रहेंगे ब्यूरोक्रेसी पर कि वो मदद करती है, लेकिन ये मदद कितनी, आपका भी सत्ता में बड़ी लंबी शेयरिंग रही है और उस समय भी ये आरोप लगते रहे हैं और अभी भी आपकी सरकारें पड़ोसी छत्तीसगढ़ में हैं। लेकिन ये बहुत ऐसे नहीं हो जानी चाहिए ये चीज़ें कि ये ख़त्म, सारी कहानी ख़त्म, कहीं कुछ दम ही नहीं बचा किसी इंस्टीट्यूशन में। सर, ये मैं अपना नज़रिया रख रहा हूँ, आप सहमत असहमत हो सकते हैं। दिनेश जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिर मैं दोनों मित्रों की तरफ। अनफॉर्चुनेटली देश में यही हो रहा है। जी मैं, आपका नज़रिया है ये। जी दिनेश जी, एक बड़ी बात यह है कि एक राजनेता जब अपनी बात रखता है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। दिग्विजय सिंह भी अक्सर ये कहते हैं कि अपनी पार्टी में मैं पंचिंग बैग हूँ, यानी जो भी आता है एक घूसा मार के मुझे चला जाता है। वो विनोदी लहजे में ये बात कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि साहब पार्टी में आपकी भूमिका क्या है, लेकिन अब इसके क्या अर्थ निकाल लिए जाएं कि क्या उनको पार्टी में मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है, किनारे छोड़ दिया गया है, तमाम तरह की बातें हैं। हास्य व्यंग और विनोद का अपना स्थान होना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक है, मैं तिवारी जी की इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूँ कि जाति से जुड़ा मसला हो या फिर कोई ऐसा मसला हो जो कोई ऐसा मैसेज दे रहा हो किसी भी चीज़ को लेकर, हमारे तंत्र के किसी भी हिस्से को लेकर, वो चीज़ राजनेताओं को सोचनी चाहिए। और अगर इमरती देवी जी के मुंह से भी कोई ऐसी बात निकली है तो ये बीजेपी का दायित्व है, उनके मेंटर्स की जिम्मेदारी है कि उनको ये बताया जाए कि आपकी ये बात निर्दोष हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लेकिन उचित नहीं है बीइंग एन कैबिनेट मिनिस्टर और एक सीनियर लीडर के नाते। जी क्या कहेंगे आप दिनेश जी? जी जी बिल्कुल शरद जी, यदि जाति और धर्म पर जो है वोट मांगने की बात होती है तो हमारा संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता और चुनाव आयोग भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजनीतिक दल इस जो है राजनीति, जो जाति की राजनीति है या धर्म की राजनीति है, उसे छोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। आप जब टिकट ये देखते हैं कि कास्ट कौन सी है, सब कास्ट कौन सी है और कैसे इसको जीता जा सकता है, कौन सी कास्ट की काट क्या है, जब आप इस आधार पर वोट देते हैं, इस आधार पर जब आप प्रचार के लिए तैनाती करते हैं, राजनीतिक दल जब इस तरह की बातें करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें जातिवादी व्यवस्था को बदलने में और कई साल लगेंगे। इसमें कोई जो है कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। और ये किसी एक व्यक्ति या एक दल का दायित्व नहीं है,
ये सभी दलों को अपना जो है इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा, चाहे वो आरक्षण के मसले पर हो या फिर जो है गैर आरक्षण के मसले पर हो। कहीं भी देखिए जो होता है, हम ये देखते हैं कि कई बार जैसे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, जैसे बिंद का इलाका है, कई बार हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जाति की बात होती है वहाँ, या आप जो है आदिवासी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ भी ये होता है कि ये कौन सा गौंड आदिवासी है, किस तरह के आदिवासी हैं। जब इस तरह की बातें चलती हैं तो लोगों को, जो सभ्य समाज है, उसको लगता है कि आज भी हम आदिम युग में जी रहे हैं। तो इनमें बदलाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल दिनेश जी, और एक शरद जी देख रहा था कि नेताओं ने जिस तरह से वो जी माफ कीजिए, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें तो मैं एक दिलचस्प बात जरूर आप लोगों की तवज्जो में लाना चाहूंगा। जी जी। तो देखिए, जो मैं ये कह रहा था कि जो अपना जब से ये दल बदल कानून आया है तो लोगों ने अपनी बात ये खुलकर कहना बंद कर दिया कि दल विरोधी हो जाएगी या सरकार जो है मुख्यमंत्री विरोधी हो जाएगी। तो दल विरोधी, जो दल बदल विरोधी कानून है, इसने बहुत सारे लोगों की जुबान बंद कर दी है। सर, मैं कुछ साल पहले विंध्य रीजन रीवा गया था, जिसके बारे में ये क्लेम भी सामने आता है कि ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। संयोग से मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैंने अपनी स्टोरी जो फाइल की, उस समय मैं एक एजेंसी में होता था, तो उस स्टोरी में मैंने लिखा कि रीवा में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है और 2 फैक्टर ब्राह्मणों के बड़े मायने रखते हैं। DMT, दैट इज दुबे मिश्रा तिवारी, एंड अनदर वन इज TTS, दैट इज 3-13 सवा लाख। अब ये स्टोरी जो है एक ब्राह्मण ने ही फाइल की। अब क्या आप उस स्टोरी को DMT और TTS फैक्टर के चलते जातिवादी घोषित कर देंगे? ये चीजें हम रखते हैं सामने, लेकिन सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। रजनी जी, एक छोटा कमेंट, वक्त कम है मेरे पास, आप दोनों मित्रों की एक छोटी टिप्पणी। जी देखिए, मैं तो खैर इस बात को, शैली को अच्छा मानता हूँ, लोकतंत्र के लिए परिपक्व उन लोगों, जो शरद यादव जी कई बार कहते थे, कई बार कई लोगों को कई सारी बातें बुरी लगती थी, लेकिन शरद यादव जी ऐसी शैली को और ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते रहे हैं। अभी बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, स्वास्थ्य में उनका लाभ हो रहा है, लेकिन शरद यादव जी ठेठ इस प्रकार की शैली को बड़ा पसंद करते थे और होनी भी चाहिए। दूसरी बात, जातिवादी जो राजनीति है ना, जो फूल सिंह बरैया जी जैसे लोग लड़ाने बढ़ाने का काम करते हैं, अपमानजनक भाषा बोलने का काम करते हैं, वो अब चलने वाली नहीं है। आपने देखा होगा कि जो BSP भी कुछ जातियों को लेकर जिस प्रकार के अलगाववादी नारे दिया करती थी, उसने भी बाकी जातियों को समेटना शुरू कर दिया। जो केवल MI के कॉम्बिनेशन को लेकर राजनीति करा करते थे, उन्होंने बाकी लोगों को समेटना शुरू कर दिया। तो जाति का रिएक्शन भी जातियों में होता है। तो अब जातिवादी राजनीति का बहुत दिनों तक भविष्य नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार के जो खेल करते हैं, वो खेल करते हुए पकड़े जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि इसको लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई नियम कानून संविधान नहीं तोड़ता, तो एंजॉय करिए, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो चुन के आएगा। चलिए सिद्धार्थ जी, मेरे पास हार्डली 40 सेकंड के करीब हैं जी, अपनी राय रखिए। जी सिद्धार्थ जी। जी देखिए विधायकों को खरीद के चुनाव कराने में मुझे नहीं लगता कोई एंजॉय करने वाली बात है। और जहाँ तक जातिवाद की बात है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने वाली पार्टी और संस्था अगर जातिवाद पे मज़े लेने की बात करें तो बड़ी अजीब लगती है। और जातिवाद पे चूंकि बहुत सारे उदाहरण हमारे मित्र ने दिए, मैं सबसे एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ यूपी में, जिसको योगी सरकार एक बालिका के रेप को अगड़े और पिछड़े की जातिवाद की लड़ाई में भुला देना चाहती है मुद्दों को। तो ये लोग हमेशा से भटकाने की बात करते आए हैं शरद जी, और मेरा इस पे मैं कड़ा विरोध जताता हूं, क्योंकि BSP हमारे यहाँ से पनपी है जातिवाद के कारण, तो मैं इसको बड़े अच्छे से जानता हूं, तो मैं इसको हास्यास्पद नहीं समझता हूं और अपने दिल से कड़ा विरोध मैं इसका जताना चाहता हूं जो इमरती देवी जी ने बोला है। चलिए, मैं कहूँगा कि यही हमारी लोकतंत्र की भी खूबसूरती है, जहाँ अपनी अपनी राय रखने की स्वतंत्रता भी है, लेकिन संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं जिनका पालन, जिनकी गरिमा को इंटैक्ट रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल पीछे छूटता है कि क्या राजनेता को अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए? अटल जी कई बार ये बात इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्हें कई बार इस बात का मलाल होता है कि अगर वो राजनीति की इस दुनिया से दूर होते तो एक अच्छे कवि या साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित होते। अब आप इसके जितने सिरे निकाल लीजिए कि नहीं साहब, अटल जी को तो प्रधानमंत्री बनने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए वो बने रहे राजनीति में, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन राजनेता अगर अपने दिल की बात ना कहें, और फिर एक शेर से बात शुरू हुई थी, एक शेर पर ख़त्म कर रहा हूँ, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। है सर, 5 सेकंड आपके लिए, 5 सेकंड रजनीश जी के लिए भी है, लोकतांत्रिक वैल्यूज की रक्षा करनी है। जी सिद्धार्थ जी बोलिए। जी सर बोलिए।
देखिए जैसा आपने अटल जी के बारे में बोला, अटल जी जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका कड़ा विरोध प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने संसद में बोला। हमारे आपके पास उनके बयान है। अटल जी अगर आज होते तो शायद 5 सेकंड पूरे वो अपना चेहरा न दिखा पाते कि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये वही पार्टी है। मैं बहुत काउंटर तो करना नहीं चाहता था, कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन मैं सिद्धार्थ जी आपको बहुत अच्छे से परिचित नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि एकेडमिकली राजनीति करना बंद करिए, लोगों को पढ़ना, लोगों को समझना, उस देश के लोकतंत्र के समझना सीखिए, आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। इतना तनाव में रख के हर बात को एक ही फ्रेम में रखकर विधायक खरीदना शायद उसी विधायक खरीदना शायद उसी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। विधायक खरीद के उपचुनाव करना शायद उसी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जवाब है सिद्धार्थ भाई, बहुत सारे जवाब है, इस ट्रैक पर मत जाइए। अलग ट्रैक पे क्यों चला जाऊंगा? किसी दिन दूसरे डिबेट में चला जाऊंगा। ये चुनाव ही इसलिए हो रहे हैं, ये चुनाव ही इसलिए हो रहे हैं साहब, और मोड पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम समापन के मोड पर खड़े हुए हैं, जहां ये लिखा हुआ है कि फिर मिलेंगे और मुस्कुराते हुए मिलेंगे। सिद्धार्थ जी बहुत युवा और बड़ी हैंडसम पर्सनैलिटी हैं आप, माशाल्लाह। रजनीश जी भी कम नहीं है, तपा हुआ चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, और दिनेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मार्गदर्शक देते ही रहते हैं दर्शन, तो मुस्कुराने के लिए इतनी वजह काफी है सर, और ठागा भी लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों पैनलिस्ट का। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।